वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आर जीएसटी। देखो मैंने जीएसटी के कुछ चैप्टर बीच में छुड़वा दिए हैं लास्ट वाले, क्योंकि वे एक तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उससे 5 मार्क्स का समथिंग कुछ ऐसे आएगा। और वे सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो प्रीवियस ईयर में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, उन दोनों में कवर अप कर लेंगे। तो फुली सिलेबस की और फुली चैप्टर की कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में वो चैप्टर्स पूरे कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन पेपर है 2024 में आया था। सेक्शन ए बी सी 2 है, सी में से 2 करने हैं, बी में से 2 करने हैं और सेक्शन एम में 4 करने हैं। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि इस बार आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। इंडेक्स में तो यही लिखा है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसी वेटेज हमारी अकाउंट्स में होती है वैसी वेटेज हमारी जीएसटी में भी आएगी। बट क्या पता पहले कभी न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो इसमें सिर्फ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ना आए, या फिर ऐसे 50-50 वेटेज हो सकती है कि 40 मार्क्स से न्यूमेरिकल्स एंड 40 मार्क्स से आपकी थ्योरी है। तो अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से करते हैं। तो सेक्शन ए में हमारे पास 6 क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, तो पेनल्टीज़ कौन कौन सी लगती है। नहीं, पेनल्टीज़ वाला क्वेश्चन काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है अंडर द सेक्शन 122। मेरी पीडीएफ में थोड़े कम पॉइंट्स लिखे हैं, बट आप बुक से करोगे बुक में बहुत ज़्यादा ही पॉइंट्स है। ठीक है। तो उसके बाद एक्सप्लेन जीएसटी एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और सेक्शन बी में हमारा प्रॉपर प्रोसीजर बताना है रजिस्ट्रेशन का, ये भी 10% श्योर आएगा। उसके बाद शॉर्ट कमिंग्स द प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर इन जीएसटी की, पहले शॉर्ट कमिंग्स बतानी है जीएसटी की। देन उसके बाद डिटेल जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स एंड सूटेबल एग्जांपल्स के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर्स ऑफ द ऑफेंसेस अंडर जीएसटी की पावर्स ऑफ ऑफिसर्स बताना हमें कि ऑफिसर्स के पास क्या पावर है हमारे पास जीएसटी में। देन सेक्शन सी है कि व्हाट इज़ एन अपील अंडर जीएसटी की, अपील क्या है जीएसटी में। देन उसकी प्रोसीजर क्या है उसको फिल करने का। देन उसके बाद व्हाट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस आईटीसी, हमारा 11 चैप्टर्स है। देन उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फिलिंग रिटर्न्स अंडर जीएसटी। देन एक्सप्लेन डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, कि कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जीएसटी के अंदर और उनकी पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस क्या है। सो देखो अभी हमारी पीपीटी में आप बहुत थोड़े से आंसर लिखे हैं, बट आप बुक से करोगे तो ज़्यादा लेंथी होगी। हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। सो व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, देखो जीएसटी है वो क्या है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट लेवी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द इंडिया। कि देखो ये जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है इंडिया में। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017, जिसने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करा था, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। और जो जीएसटी इसका एम क्या था? 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट का। ठीक है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इन द सेंस जहाँ से कंज्यूम किया जाएगा वहाँ पे टैक्स लगेगा, मीनिंग इट इज़ कलेक्टेड वेयर गुड्स आर कंज्यूम। देन जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है। उसके बाद इट मीन्स द कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स, इसको कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को हटा देते हैं, मतलब जहाँ पे जगह जगह पे देना पड़ता था। और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, सिंप्लीफाइज, और ना ऑनलाइन को भी मतलब ऑनलाइन फिलिंग की वजह से थोड़ा सा सिंपल्स भी है। फिर उसके बाद जीएसटी स्ट्रेंथन द इकॉनमी को हेल्प करता है, ये सब चीज़ें। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पता लग गया कैसे फॉर्म करके आओगे, आपको सिर्फ उसकी मीनिंग तक नहीं बताना, उसके बेनिफिट्स ये सब चीज़ें आपको ऐड कर देनी है, टाइप्स वगैरह सब कुछ ऐड कर देना। और देखो शीट्स जितनी भर के आओगे उतने ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं आपको। देन उसके बाद व्हाट इज़ कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या है। सो द कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर जीएसटी सिम्प्लीफाइड टैक्स पेमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो बिजनेसमैन को अलाउ करता है एनुअल टर्नओवर के साथ विद 1.5 करोड़ ऑफ मोर स्टेट टू पे टैक्स एट अ फिक्स रेट, कि जिनका टर्नओवर इतना है उनको एक फिक्स रेट का टैक्स देना है और उनका लोअर रेट होता है नॉर्मल जीएसटी से। देन जो टैक्स पेयर होते हैं अलाउ दिस स्कीम आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर और क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यहाँ पे आईटीसी और कस्टमर से टैक्स देने के वाले क्लेम भी नहीं करते। द रेट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली 1% फॉर ट्रेडर्स, 3% फॉर मैन्युफैक्चरर, 5% फॉर रेस्टोरेंट जो कि नॉन अल्कोहलिक वाले हैं। देन दिस स्कीम रिड्यूस कॉम्प्लेक्स बर्डन्स, और ये डीलर्स के ऊपर
बर्डन डलने से बचा लेती है। देन उसके बाद इट इनकरेज स्मॉल बिजनेस को इनकरेज करती है। देन सब कुछ एकदम ईजी कर देती है। देन उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीरो रेटेड सप्लाई, कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या है। सो जीरो रेटेड सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई विद जीएसटी रेट इज 0%, कि देखो जहाँ पे जीएसटी का रेट 0% होता है, बट द सप्लायर इज स्टिल एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, की उसका देखो टैक्स तो जीरो है, बट जो सप्लायर है वो अभी भी आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। देन ऑन परचेजेस फॉर यूजिंग मेकिंग सच सप्लाईज दे मेनली इंक्लूड एक्सपोर्ट्स इंक्लूड्स, अब यहाँ पे कुछ इंक्लूड्स भी हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स हो गया, सप्लाईज हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए। अनलाइक एग्जेम्प्टेड सप्लाईज वेयर आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम जीरो रेटेड सप्लाई लो बिजनेस रिकवर इनपुट टैक्स, यहाँ पे आईटीसी जहाँ पे आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता, वहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई है वो क्लेम कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर उसके बाद अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन आइदर सप्लाई गुड्स और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और पे आईजीएसटी एंड लेटर क्लेम और रिफंड, की पहले वो पे कर सकता है फिर बाद में उसको रिफंड भी क्लेम कर सकता है। तो उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन दी पेनल्टीज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 122 ऑफ जीएसटी एक्ट। ये आप बुक से करोगे, और अगर किसी के पास बुक नहीं भी है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपने चैनल पे पेजेस भेज दूँगी बुक के। देन उसके बाद जीएसटीएन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है। ये एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इम्प्लीमेंट करा है जिसने जीएसटी। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे रिटर्न रिफाइलिंग पेमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। ओह सॉरी, ऊपर वाला क्वेश्चन करना, चल पहले ही वाला कर लेते हैं, जीएसटी वाला। जब ये पेमेंट कर सकते हैं, टैक्सेस की डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। जीएसटी एंड एक्सचेंज एक शेयर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, बैंक्स होते हैं, जो कि एक सीमलेसली एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं हर किसी कस्टमर के बीच में। आप यहाँ पे जाके अपनी फाइल्स भी रिटर्न करा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे पेपर वर्क की भी टेंशन नहीं है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। जो जीएसटी है ये एक टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है हमारे जीएसटी का। Then explain the imposed penalties under section 122 of GST Act. So, section 122 of GST Act prescribe penalties for certain offences such as tax evasion। कुछ penalties लगते हैं जैसे कुछ offences के लिए, जैसे कि tax evasion हो गया, issuing फॉल्स इनवॉइस हो गया, मेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बनाए। अ टैक्सेबल पर्सन इज़ लायबल टू पेनल्टी, उसको टैक्सेबल पर्सन को 10,000 देने पड़ते हैं जिन्होंने टैक्स इवेड करी है या फिर जो भी कुछ है। और कॉमन ऑफेंसेस इंक्लूड इशू ऑफ, और कॉमन ऑफेंसेस कौन कौन से, इशू ऑफ non-issue of invoice, then fraudulent availing input tax credit or transporting good without proper documents, and additionally penalties for aiding other committed fraud, जो भी फ्रॉड वगैरह इन सब के लिए पेनल्टीज है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। सो द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ELC एक ऑनलाइन लेजर है जो कि हमारा जीएसटी पोर्टल बनाता है हर किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए। इट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हमारा आईटीसी रिकॉर्ड होता है, अवेलेबल टू द टैक्स पेयर अंडर CGST SGST। द बैलेंस ऑफ दिस लेजर इज यूज टू पुट pay out tax liability but not interest, penalty or late fees. This ledger is automatically updated when a taxpayer files return। यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर है जहाँ पे हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कैसे कैसे किसको क्या पे करना है। आप कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है, मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिटेल द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जो को प्रोसीजर है वो प्रॉपर 11 और 14 स्टेप्स का है, वो बुक से करेंगे हम, बाकी मैं पढ़ के बता देती हूँ। जो जीएसटी है मैंडेटरी है हर किसी बिजनेसमैन को कराना जो हमारा 40 लाख से ज़्यादा है, या फिर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली जीएसटी पोर्टल से भी हो सकती है। स्टेप 1 क्या है, जो एप्लीकेशन है उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, पैन लेना पड़ता है, ईमेल मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए। स्टेप 2 में एप्लीकेशन को एक रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में द एप्लीकेशन देन फिर फाइल्स पार्ट बी फ्रॉम द, फिर वो पार्ट बी भरता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है अपनी पूरे ऊपर। फिर स्टेप 4 में द एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड, फिर वो जीएसटी ऑफिसर जो है वेरीफाइड कर देता है, फिर उसको वहाँ पे एक नंबर दे दिया जाता है। देन स्टेप 5 में उसको क्लैरिफिकेशन हो जाती है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे 7 वर्किंग डेज में उसका वो आ जाता है बन के नंबर। देन वो एक बार रजिस्टर्ड हो गया
देन वो जीएसटी कलेक्ट करने के लिए लायबल हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज डिस्कस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर इंडियन प्रायर टू जीएसटी की जीएसटी से पहले जो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर था उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी। सो बिफोर जीएसटी जो इंडिया था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड फ्रेगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चलाता था, सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स। जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी। फर्स्ट एक कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स नो टॉप ऑन अदर टैक्स एंड देयर वाज नो अनफेयर यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए जा रहे थे हम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस से, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, हमारे पास बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, रूल्स वगैरह नहीं थे। देन टैक्स इवेजन एंड करप्शन, हमारा टैक्स इवेजन एंड करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी तो हो ही नहीं रही थी। देन उसके बाद जीएसटी ने आके रिप्लेस कर दिया है। देन ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन आ गया, कैस्केडिंग इफेक्ट, ये सब चीज़ें सॉल्व हो गया, वन नेशन वन टैक्स करके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। हमें जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स बताने हैं सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। सो अंदर जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, द प्राइस एक्चुअली जो हम एक्चुअली में उसको पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे रूल लगते हैं हमारे 27 से 35। देन उसके बाद व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन नॉर्मली। सो रूल 27 क्या बोलता है, इफ़ कंसिडरेशन इज़ नॉट होली इन मनी वैल्यू, मनी पार्ट, मॉनेटरी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी पार्ट, कि अगर देखो मुझे प्रॉपर मनी में नहीं निकाल रहे तो मैं नॉन मॉनेटरी में निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद रूल 28 फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स वैल्यूज ओपन मार्केट वैल्यू। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो जो वैल्यू इज दी ओपन मार्केट वैल्यू, जो मार्केट है वो ओपन वैल्यू मार्केट होगी। तो इन 29 फॉर सप्लाई थ्रू एजेंट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ प्राइस चार्ज के। देखो अगर सब एजेंट के थ्रू हमने कुछ सप्लाई करा है तो 90% ऑफ प्राइस होगा जो कि मार्केट चार्ज कर रही है। तो इन रूल 30 इफ़ नन ऑफ दी अबव अप्लाइज वैल्यू 1% 10 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर अभी भी इनमें से कुछ वैल्यू नहीं आ रही है तो 110% ऑफ चार्जेस लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लेंगे। तो रूल नंबर 31 रेजिडुअल मेथड, रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंसी प्राइस, जीएसटी वैल्यूएशन होगी बस और कुछ नहीं है। तो उसके बाद बता द पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, एक्सप्लेन इन डिटेल कौन कौन सी पावर है। द सीजीएसटी एक्ट 2017 ग्रांट्स द पावर्स ऑफ जीएसटी ऑफिसर्स, उनको कुछ पावर्स मिलती है। देन पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, कि वो कुछ भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। देन पावर सर्च एंड सीजर्स, की सर्च कर सकता है किसी भी गुड्स डॉक्यूमेंट्स को एंड सीज भी कर सकते हैं। देन पावर ऑफ समन्स, की भी किसी को भी बुला सकते हैं एविडेंस बनाने के लिए इंक्वायरी के दौरान। देन पावर टू डिमांड एंड रिकवर टैक्स, ऑफिसर्स कैन इशू डिमांड नोटिस, वो डिमांड नोटिस इशू भी करा सकते हैं फॉर अनपेड टैक्सेस, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया। देन पावर्स ऑफ ऑडिट, वे ऑडिट वगैरह भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। सो what is an appeal under GST, what is the procedure of filing an appeal under GST, की अपील क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है। सो अंडर द GST सिस्टम एन अपील इज़ एन लीगल प्रोसेस, एक लीगल प्रोसेस है जो हमारे दैट अलाउ अ पर्सन चैलेंज डिसीजन ऑर्डर टू टेक एनी डिसीजन अथॉरिटी, जो कि पर्सन को अलाउ करता है एक चैलेंज डिसीजन लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए जो जीएसटी अथॉरिटी के रिलेटेड है। इट इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस, ये फेयरनेस एंड जस्टिस प्रोवाइड करता है, टैक्स पेयर को ले अपॉर्चुनिटी देखता है अपने ऑर्डर्स के रिगार्डिंग। देन प्रोसीजर द फाइलिंग ऑफ अपील को कैसे फाइल कर सकते हैं, टैक्स पेयर को पहले एग्री करना पड़ता है, देन अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, विद इन द 3 मंथ उसको ऑर्डर रिसीव हो जाता है। जो अपील होती है वो इन फॉर्म्स के फॉर्मेट्स में होनी चाहिए। द टैक्स पेयर मस्ट पे द फुल अमाउंट ऑफ एडमिटेड टैक्स एंड पेनल्टी, जो टैक्स पेयर होता है उसको फुल अमाउंट ऑफ पेनल्टी सब चीज़ें देनी पड़ती है। देन उसके बाद सेकंड अपील होती है अगर वो डिससेटिस्फाई होता है तो अपील जो है अथॉरिटी के ऑर्डर से देन सेकंड अपील बनाई जाती है ट्रिब्यूनल के पास, देन हाई कोर्ट सुप्रीम के पास, फिर वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जहाँ से उनको रूल किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आईटीसी, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और अब हम प्रोविजन बताने हैं आईटीसी अंडर जीएसटी। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन क्लेम टैक्स पेड ऑन परचेज इनपुट्स यूज्ड टू मेक टैक्सेबल सप्लाई। देखो ये होता है कि हमने जब रॉ मटेरियल पे टैक्स दे दिया होता है तो हमें फिनिश्ड गुड पे
नहीं देना पड़ता है, कुछ ऐसा सा होता है आईटीसी। देन उसके बाद इट हेल्प्स अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट। यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता। सिग्निफिकेंस क्या है, डबल टैक्सेशन से बच जाते हैं। रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट, हमारी पूरी कॉस्ट कम हो जाती है, स्मूथ फ्लो आ जाता है। देन उसके बाद प्रोविजंस आईटीसी इन द जीएसटी क्या है, आईटीसी कैन बी क्लेम बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ये रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है डेबिट वगैरह से। द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी बिजनेस पर्पज़ की होनी चाहिए। द सप्लायर मस्ट हैव पे टैक्स फॉर गवर्नमेंट, वो जो सप्लायर होगा वो गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। आईटी इज़ नॉट ऑन आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन सर्टेन आइटम्स, कुछ आइटम्स पे ये अवेलेबल भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, और जो क्रेडिट होता है वो आईजीएसटी सीजीएसटी इन सबके किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर जीएसटी एक्ट, कि अब हमें यहाँ पे प्रोविजंस बताने हैं अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो। सो फाइलिंग रिटर्न ऑन द जीएसटी इज मैंडेटरी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट फॉर ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, कि सबके लिए कंपलसरी होता है। रिटर्न्स आर स्टेटमेंट कंटेंट डिटेल्स ऑफ सेल, रिटर्न्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल्स होती हैं, सेल्स की, परचेज की, टैक्स कलेक्टेड की, टैक्स पेड की ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। जो प्रोविजंस होते हैं ये चैप्टर 9 के अंदर है हमारे 2017। सो टाइप्स ऑफ रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं। सो GSTR 1 जिसमें डिटेल आउटवर्ड सप्लायर्स के होता है, जिसमें फाइल मंथली और क्वार्टरली। देन GSTR 3B जिसमें समरी होती है टोटल सेल्स की, परचेज की, जो मंथली फाइल होता है। देन GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न होता है समराइजिंग ऑल मंथ क्वार्टरली। देन उसके बाद GSTR 4, 5, 6 जो कि यहाँ पे कंपोजिशन टैक्स पेयर वगैरह होते हैं। देन प्रोविजंस क्या होते हैं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, वो इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर सकता है। रिटर्न में भी इवन देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन, अगर वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है तो तब भी कर सकते हैं। देन उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर दीज ऑफेंसेस, कि जीएसटी के अंदर क्या क्या पेनल्टीज और क्या क्या ऑफेंसेस लग सकते हैं। सो the CGST Act 2017 lists the various offences to ensure compliance penalties. The section 122, 138 describe the offences and penalties. Different offences क्या हैं, goods and goods and services को बिना इन्वॉइस के इशू सप्लाई करना। फिर उसके बाद इशूइंग इन्वॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, मतलब फेकिंग इन्वॉइस करना। फिर गवर्नमेंट को टैक्स ना देना, आईटीज़ के साथ फ्रॉड करना, फेलियर करना रिकॉर्ड्स का। देन पेनल्टीज़ क्या क्या लग सकते हैं, 10,000 रुपीज़ लग सकते हैं। देन उसके बाद जो भी कुछ ज़्यादा हो और फीस भी लग सकती है। देन उसके बाद उसे जेल में भी जाना पड़ सकता है अप टू 5 years। एंड माइनर्स ऑफेंसेस लाइक स्मॉल डिलेज, इन सब के लिए बस पेनल्टीज़ लगती हैं हमारी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है। सो 2023 में आया है। सो सेक्शन क्या बोलता है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग द टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, हम जीएसटी सूटेबल क्यों नहीं है। क्रेडिट एंड डेबिट नोट, हाँ क्रेडिट और डेबिट नोट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर नोट लिखना है। हमें यहाँ पे वेरिएशन रूल्स बताने हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ पेनल्टीज़ बतानी है, जीएसटी बताना है काउंसिल स्ट्रक्चर के अंदर। सेक्शन बी में हमें बताना है कि हु आर द लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन लाइबल है। देन उसके बाद रूल्स बताने हैं। देन हाउ जीएसटी इज़ बेटर देन द प्रीवियस टैक्स सिस्टम, की जो जीएसटी है वो पहले वाले से क्यों बेटर है। फिर डिटेल में बताने हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट। देन उसके बाद हमें एग्जांपल बताना है इनवॉइस का। देन उसके बाद टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। अब देन सेक्शन सी है, तो चलिए शुरू करता है। सो फॉर द सेक्शन ए, discuss the provisions relating time of supply goods and are taxable under reverse charge. So under the reverse charge mechanism, RCM क्या है, the recipient of goods and services liable to pay GST instead of the supplier, जहाँ पे सप्लायर को जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, रिसिप्ट को पे करना पड़ता है। द टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेंट्स अ टैक्स लायबल अराइजेज एज पर सेक्शन 12(3) ऑफ CGST Act 2017 फॉर द गुड्स एंड अंडर द रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर द फॉलोइंग: डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इफ द नन ऑफ डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई द डेट एंट्री इज रिप्रेजेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो वहाँ पे डेट आएगी। देन उसके बाद
नेक्स्ट है वाई जीएसटी इज़ नॉट सूटेबल इन इंडिया, कि जीएसटी सूटेबल इंडिया में क्यों नहीं। सो थ्रू द जीएसटी हैज़ बॉट सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म सर्टेन चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि डाइवर्स इकॉनमी है, यहाँ पे कॉम्प्लेंस बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है जो कि स्मॉल ट्रेडर्स अलाउ ही नहीं कर पाते, देन मल्टीपल रेट्स होते हैं, कोई फिक्स रेट है ही नहीं, और इनिशियली इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी है। देन उसके बाद स्टेट रेवेन्यू कंसर्न कि यहाँ पे लूज भी हो जाती हैं इकॉनमी। तो उसके बाद आता है शॉर्ट नोट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट नोट। देन अ क्रेडिट नोट इज़ इशूड बाय द सप्लायर व्हेन टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्जेस हायर देन एक्चुअल, कि देखो क्रेडिट नोट का बात है जब हमने गलती से ज़्यादा चार्ज कर लिया होता है, अब हमें उतना चार्ज नहीं करना था, हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है। और डेबिट नोट क्या था कि हमने उसे कम चार्ज कर लिया, हमें उसे ज़्यादा चार्ज करना था। देन उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मस्ट मेंशन इन, हमारे दोनों ही हमारे GSTIN में मेंशन होते हैं। देन उसके बाद एक्सप्लेन दी वैल्यूएशन रूल्स अंडर GST, वैल्यूएशन रूल बताने से अंडर GST द वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द ट्रांजेक्शन वैल्यू। देखो वैल्यूएशन वाले चैप्टर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल आ सकता है, थ्योरी वाला नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो फिर उसके बाद रूल नंबर 27, अभी रूल नंबर 27 पढ़ के ही आए हैं जहाँ पे नॉन मॉनेटरी हो उसकी वैल्यू क्या होती है, मॉनेटरी मनी पार्ट और जो हमारे नॉन मॉनेटरी के इक्वल है। देन रूल नंबर 28 में हमारे ओपन मार्केट जहाँ पे रिलेटेड पार्टी होता है यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू लगती है। रूल 30 में कोई रूल ना हो तो 110% ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन लगता है। देन रेसिड्यूअल। देन बट ई नेक्स्ट है दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टीज में बी इम्पोज, कौन कौन सी पेनल्टीज हमें लग सकती है। सो यहाँ पे जनरल पेनल्टीज लग सकती है 10,000 रुपीज़ और द टैक्स अमाउंट ईवेट, और जितनी उसने अमाउंट करी है जो भी ज़्यादा हायर होगी वो। देन स्पेशल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, नॉन इशू या फिर फेक इशू नहीं करा है या फिर फेक करा है, अमाउंट गलत लिख दी है। देन माइनर वायलेशंस अट्रैक्ट लेट फीस वगैरह। देन सीरियस ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, फ्रॉड, टैक्स इवेजन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद एक्सप्लेन GST काउंसिल स्ट्रक्चर। सो द GST काउंसिल स्ट्रक्चर इस ये हमारे थर्ड चैप्टर में मे बी। देन उसके बाद GST काउंसिल, द GST council is constitutional body established under Article 279A of the Indian Constitution and make recommendation GST laws, raise policy, सब यही बनाते हैं। यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज़ होते हैं। यहाँ पे हमारे रेट, एग्जम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, इन सब के बारे में बात होती है। यहाँ पे इसको कौन कैसे मैनेज करता है, बस यही सब है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST, की कौन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के। सो कौन लायबल होता है जिसकी टर्नओवर हमारे 40 लाख से एक्सीड कर जाती है, जो पर्सन में कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज बनाता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर है जो टैक्स के लिए लायबल होता है, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है। देन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, पहले उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर करके आ रहे हो ना एग्जाम में, तो ये अच्छे से याद करके आना कि फॉर्म्स नंबर लिख के आओ, अगर फॉर्म नंबर नहीं लिख के आओगे तो टीचर नंबर नहीं देगी। फिर उसके बाद ARN जनरेशन, आपका ARN जनरेट हो जाता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, फिर आपको वेरिफिकेशन होती है। देन उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है और फिर बाद में आपको लीगल रिकमेंडेशन मिल जाते हैं कि अब आप जाके अपना काम कर सकते हो। देन उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पावर्स आर ग्रांटेड और टू ऑफिसर एज पर द GST एक्ट, एक्सप्लेन द रूल्स, अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स एट डिफरेंट लेवल्स। सो पावर्स ऑफ ऑफिसर्स क्या, इंस्पेक्शन करने के, किसी भी जाके सस्पेक्ट कर सकते हैं, सीजर्स कर सकते हैं, देन समन कर सकते हैं किसी को भी, देन डिमांड एंड रिकवरी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, ऑडिट एंड असेसमेंट भी कर सकते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द CGST, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ऑफिसर्स सच एज प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, जॉइंट डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर एंड इंस्पेक्टर। सो लाइकवाइज स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट ऑफिसर्स एक्ट, जैसे कि दी ब्रॉड CBA के डेलीगेटेड पावर, सब कुछ जो हमारे मिनिस्ट्री यूज़ हो रही है सब कुछ लिख देने यहाँ पे। तो उसके बाद हाउ इज़ GST बेटर देन प्रीवियस, कि वो प्रीवियस वाले से कैसे बेटर है। फिर उसके बाद
द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्प्लेक्स था, रिप्लेस अ कॉम्प्लेक्स, उसने वो कॉम्प्लेक्स है इसने और हटा दिए काफ़ी ज़्यादा। तो एडवांटेजेस ओवर द ओल्ड सिस्टम से कहाँ कहाँ बेटर है। वन नेशन वन टैक्स हो गया है, ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स हटा दिया है, हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया है, ऑन रजिस्ट्रेशन होने लगी है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आगे इकोनॉमी में होने लगा। देन लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जीएसटी क्या है, ई इन्वॉइसिंग आने लगे, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है, जीएसटी नानक ट्रेनिंग भी आने लगी है, टैक्स पेयर अवेयरनेस भी होने लगे, ई वे बिल सिस्टम भी आने लगा है, न्यू सेक्टर्स में भी आने लगा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एग्जांपल द टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। सो एन इनवॉइस इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट। इनवॉइस क्या होता है, जो कि जो सप्लायर होता है वो रिसिपिएंट को इशू करता है, जिसमें हमारी डिटेल्स होती है, सारी हमारी जितने भी सामान हमने परचेज करा है उसकी अमाउंट वगैरह सब कुछ होती है। तो टैक्स इनवॉइस क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करने के लिए, जिसमें क्या क्या होता है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स की डिटेल्स होती है, जीएसटी एंड इनवॉइस नंबर, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन नंबर, ये सब चीज़ें होती हैं। बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है, इशूड बाय पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम के अंदर बनता है। एनी टैक्स अमाउंट एग्जाम्पल, अ कंपोजिशन डीलर सेलिंग गारमेंट्स फोर्थ इशू बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ 10x में, अगर उसने 40,000 की ट्रांजेक्शन करी तो हमें बिल ऑफ सप्लाई होगा टैक्स इनवॉइस की जगह। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द नॉर्म्स ऑफ सप्लाईज इन course of intrastated trade. So under GST, the classification of supplies intrastate and crucial because it determines the whether कि इससे पता लगता है कि वो कौन सी है। सो इंट्रास्टेट सप्लाई कौन सी होती है, सप्लाई गुड सर्विसेज कंसिडर इंट्रास्टेट व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, और जो प्लेस है वो डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ में हो। यहाँ पे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हो सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल, अगर गुड्स हमारी दिल्ली से पंजाब में जा रही है तो एक इंटरस्टेट है। देन इंट्रास्टेट कौन सी होती है, जहाँ पे सप्लाई एक ही जगह के अंदर हो रहा है, यहाँ पर हमारा CGST और SGST चार्ज होता है। फिर उसके बाद नॉर्म्स एंड स्पेशल केसेस कौन से होते हैं, जो हमारी गुड्स है वो इम्पोर्टेड करी जा रही है। देन उसके बाद नॉर्म्स क्या होता है, द क्लासिफिकेशन हैपेंस द करेक्ट फ्लो ऑफ टैक्सेशन, करेक्ट फ्लो आता है हमारा। एक्सप्लेन द वेरियस एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स एंड हाउ रिटर्न्स एंड पेमेंट्स आर एडजस्टेड अंडर GST की एग्जम्पशंस कैसे होते हैं। सो GST एग्जम्पशन में स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक वगैरह इन सब चीज़ के लिए। सो टाइप्स ऑफ एग्जम्पशंस कितने, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन जहाँ पे कोई GST नहीं देना पड़ता है, जैसे कि एजुकेशन सर्विस हेल्थ केयर, ऐसा तो नहीं है, एजुकेशन पे तो इतना लगता है। तो उसके बाद सेकंड वन दैट इज़ कंडीशनल एग्जम्पशंस अवेलेबल व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन में, जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि इसका टर्नओवर इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ पार्शियल एग्जम्पशंस अप्लाइज ओनली व्हेन ओनली पोर्शन ऑफ सप्लाईज एक्सपेंड, जहाँ पे सिर्फ सप्लाई का सिर्फ पोर्शन एक एग्जेम्प्टेड हो। तो उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स एंड कॉमन एग्जेम्प्टेड आइटम्स कौन कौन से थे, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, अनप्रोसेस्ड फूड, ग्रेन्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब चीज़ें। तो रिटर्न्स एंड पेमेंट्स एंड एडजस्टमेंट क्या है, जो टैक्स पेयर है वो पीरियडिकली रिटर्न फाइल कर सकता है, अगर उसे रिफंड वगैरह चाहिए होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी काम आता है। देन एक्सेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर लाइबिलिटीज़, अगर एक्सेस है तो वो फ्यूचर लाइबिलिटीज़ के लिए हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022। सो बैचलर ऑफ कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर। सो सेक्शन 1 क्या बोलता है, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। सो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर GST क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट नोट, देन GST एंड एक्सप्लेन करना है, जीरो रेटेड सप्लाई, कंपोजिशन लेवी स्कीम, द सिचुएशंस, रिफंडेड क्लेम, ये हमारा पहले वाले से सिमिलर है थोड़ा। टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, डिफरेंशिएट भी करना है, एक्सप्लेन इन डिटेल, और हाँ डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक्स हैं वे 100% श्योर करके जाना। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताना है, कंपोजिशन लेवी स्कीम बतानी है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो बताना है, मेन प्रोविजंस क्या हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड कौन कौन सी है, रिटर्न्स वगैरह वाला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सेक्शन A, what is the time of supply under GST? So the time of supply determined when goods and services liable to be taxed, कि जहाँ पे उनको टाइम हो जहाँ पे उसको टैक्स के लिए लायबल करते हैं,
मतलब जहाँ पे उसका एग्जैक्ट पॉइंट पे वो पेबल है टैक्स के लिए। सो द फॉर गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीस्ट ऑफ, ये कौन कौन सी चीज़ दिन आपने इशू इनवॉइस करा है या फिर लास्ट डेट जब आपने इशू करा है या फिर जिसको उस दिन रिसिप्ट हुआ है। फॉर सर्विसेज जहाँ पे डेट ऑफ इशू इनवॉइस, ये हमने बहुत अच्छे से करा था पूरी वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करा था पूरी वीडियो में वाला टॉपिक हमने। फिर उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट क्या है, फिर उसके बाद इनकेस रिवर्स चार्ज आ रहा है तो क्या जर्ली हो सकता है, 60 डेज ऑफ इनवॉइस वगैरह ये सब चीज़ें। देन शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट नोट्स। और क्रेडिट नोट क्या है, जो सप्लायर जहाँ पे वो ओरिजिनली ज़्यादा चार्ज कर लेता है, कम चार्ज करना होता है तो इसलिए ये होता है। जैसे कि गुड्स रिटर्न बाय रिसिप्टेंट्स ओवर चार्जिंग हो गया, डिफिशिएंसीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। तो उसके बाद एज पर सेक्शन 134(1) ऑफ CGST इन सप्लायर कैन इशू क्रेडिट नॉट एडजस्ट टैक्स लायबिलिटी, वो एडजस्ट कर सकता है। तो उसके बाद एक्सप्लेन GSTN की GSTN को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो GSTN होता है एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देन उसके बाद बैकबोन होती है, यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो जैसे रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेयर, फाइलिंग रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देन मैचिंग ऑफ इनवॉइस एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। देन उसके बाद व्हाट आर जीरो रेटेड सप्लाई अंडर GST की जीरो रेटेड सप्लाई क्या है। जीरो रेटेड सप्लाई रेफर्स टू गुड्स और सर्विसेज दैट आर टैक्सेबल अंडर GST पर द टैक्स रेट जीरो, क्योंकि टैक्स तो लगता है बट वो जीरो लगता है। दे आर मेनली एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट, जैसे कि कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 16 ऑफ IGST जीरो रेट सप्लाई इंक्लूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे हम रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अपना। तो उसके बाद एक्सप्लेन कंपोजिशन लेवी स्कीम, वही कि हमारे जो स्मॉल ट्रेड टैक्स पेयर के लिए होते हैं ये इन सब के लिए लगती है। अगर एलिजिबिलिटी हमारा 1.5 करोड़ है या फिर 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरीज है। हमारे फीचर्स क्या है, यहाँ पे हमारा फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर लगता है, हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते ITC। फिर उसके बाद हम कस्टमर से भी नहीं क्लेम कर सकते हैं। देन उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस सिचुएशंस वेयर रिफंड कैन बी क्लेम्ड, जहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हो। सो रिफंड कैन बी क्लेम सेवरल सिचुएशन, यहाँ पे इंक्लूड है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू टू एरर, एक्सपोर्टेड हो गया हमसे बाहर कंट्री में। उसके बाद इन्वर्टेड ड्यूटी बाय स्ट्रक्चर, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन असेसमेंट, देन रिफंड, देन डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ये सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन B, explain the tax structure prevalent in India, differentiate between direct and indirect. So then the Indian tax structure is a 3-tier, central, state and locally। फर्स्ट चैप्टर से आया क्वेश्चन। फिर उसके बाद देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स वगैरह पे लगता है बर्डन। देन उसके बाद जैसे कि इनकम पे लगता है जो हमारा। तो जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो शॉप ओनर्स पे लगता है, फिर वो आगे जाके हमें पे करना पड़ता है। देन जो डायरेक्ट टैक्स है वो बेस्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट पे है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंजप्शन ट्रांजेक्शन पे है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इक्विटी ये सब प्रमोट करता है। तो उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसीजर बताना। पहले ऑनलाइन करना है, फिर वेरिफिकेशन होगी, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, ARN जनरेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा ऑफिसर्स का, देन आपको अप्रूव हो जाओगे, देन रजिस्टर्ड हो जाओगे फाइनली। देन व्हाट इज़ कंपोजिशन लेवी स्कीम। कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या है, यही है कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लगती है। एलिजिबिलिटी क्या है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। देन उसके बाद हमारे पास यही कि बस ये सब चीज़ें ना मिला के जो इतने सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं ना, सब में आंसर अलग अलग लिखे हैं बट मीनिंग सेम है। तो सबका मिला के लिख के आना, एकदम शीटें ऐसे भर भर के आना। तो उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग हो जाती है, लेसर कंप्लेंट्स होती हैं, जो इंटरेस्ट रेट के लिए अवेलेबल नहीं होता, ये सब चीज़ें। तो इसके बाद एक्सप्लेन वेरियस वैल्यूएशन रूल्स कौन कौन से होते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं, देन सप्लाई थ्रू एजेंट्स के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे अनरिलेटेड बायर्स एंड फ्री सप्लायर्स फॉर नॉन मॉनेटरी प्योर एजेंट कंसेप्ट, एक्सचेंज बार्टर, ये सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद सेक्शन C चलते हैं अपने। देन सेक्शन C एक्सप्लेन इन डिटेल द मेन प्रोविजंस ऑफ IGST। मेन प्रोविजंस क्या है IGST के। सो फर्स्ट इज लेवी एंड कलेक्शन अंडर सेक्शन 5 की लेवी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स। एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स, द टैक्स इज शेयर बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई की, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है मतलब लोकेशन क्या है। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, देन जीरो रेटेड सप्लाई, देन स्टेटमेंट ऑफ फंड्स,
देन सेटलमेंट ऑफ फंड्स के फंड्स कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, देन एग्जेम्प्टेड गुड कौन कौन सी, एक्सप्लेन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड की एग्जेम्प्टेड कौन कौन सी, तो गुड्स की बात करें तो अनप्रोसेस्ड फूड्स लाइक फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह, एजुकेशनल मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, हैंडलूम, कढ़ाई, खादी प्रोडक्ट वगैरह, नेचुरल वाटर। देन एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन कौन सी होती है, हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चैरिटेबल, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। एंड पर्पस क्या होता है, एग्जेम्प्टेड इंश्योर द एसेंशियल सेक्टर्स। देन उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस रिटर्न, कौन कौन से रिटर्न फाइल हो सकते हैं अंडर जो जीएसटी। सो द जीएसटी रिटर्न और स्टेटमेंट फिल्ड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर करते हैं, जहाँ पे हमारे सेल्स परचेज वगैरह ये सब लिखा होता है। देन मेजर जीएसटी जो GSTR 1 होता है, सब मंथली एंड क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाईज के लिए GSTR 2A एंड 2B हो सकता है, जो कि इनवर्ड सप्लाईज के लिए हो सकता है। GST 3B हो सकता है, समरी रिटर्न होती है। देन उस पर GST 4 क्वार्टरली के लिए होता है। देन यही GST फायर्स हैं। देन उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट ऑफेंसेस, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। मेजर ऑफेंसेस की गुड्स एंड सर्विसेज बिना किसी इनवॉइस के भेजती है, फोर्स भेजती है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, ITC के लिए फ्रॉडलेंट है। देन उसके बाद फॉल्स रिकॉर्डिंग है। देन पेनल्टीज कौन कौन सी होता है, माइनर ऑफेंसेस के लिए 10,000 या फिर जितनी भी टैक्स अवेड करिए, जो भी ज़्यादा कुछ होता है। फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस के लिए 25,000 तक लग सकते हैं, जेल में भी जा सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर है। सो सेक्शन 1 क्या है, इसका डिफाइन करना, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, हाउ टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होती है, देन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या है, शॉर्ट कमिंग्स बताने हैं, प्रोविजंस बताने हैं, देन फॉरवर्ड चार्ज, इनवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, ये सब बताना है। सो सेक्शन 1, GST is known as destination based tax because of the tax revenues collected by, जो GST है वो destination tax based है, क्योंकि जो GST है वो collected by state and goods जहाँ पे वो consume हो रहा है वहाँ से, when now where they are produced, जहाँ पे वो produce हो रहे हैं, system like VAT and the meaning, GST is a goods and supply डेस्टिनेशन बेस को बस स्टेटमेंट जस्टिफाई तो करना है कि जहाँ पे उसको कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे हो सकता है ये बस। देन उसके बाद डिफाइन एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरसेट, जितनी भी टोटल वैल्यू सब कुछ बता देने, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, द रिवर्स चार्ज, एग्रीगेट टर्नओवर इंपॉर्टेंट फॉर डेस्टिनेशन, देन जहाँ पे हमारा लायबल ना हो, देन थ्रेशोल्ड लिमिट। सी क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि उसने कितना क्लेम करा है, कितना परचेज करा है, बैलेंस वगैरह सब कुछ वहीं पे लिखा होता है। फिर उसके बाद हमारा हाउ द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू वाउचर्स, तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, वाउचर्स तो पता है ना आपको कि पहले कुछ दे देते हैं कि आप जब बाद में आओगे तो आपको यहाँ से सामान ले सकते हो। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई थ्रू द वाउचर्स डिपेंड्स ऑन वेदर द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, कि वो आइडेंटिफाइबल है कि नॉन आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल है तो वो इशू कर जाते हैं, मतलब सेम उसी दुकान पे जाके सामान ले सकते हो आप। तो उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की डायरेक्ट मीनिंग की बात करते हैं, लिमिट डायरेक्टली लगता है, ये इनडायरेक्टली लगता है। बर्डन यहाँ पे इसका शिफ्ट नहीं कर सकते बट इसका शिफ्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और यहाँ पे हमारा कस्टम ड्यूटी वगैरह। अथॉरिटी की बात करते हो CBTD, और यहाँ पे हमारा CBIC लगता है। देन इक्विटी प्रमोट्स इकोनॉमिक, यहाँ पे हमारा कवरेज और ईजिली आ जाता है। तो उसके बाद व्हाट इज़ कंपोजिशन लेवी स्कीम, की वही वो छोटे लोगों के लिए कर जाते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर वगैरह, मतलब छोटे फार्मर्स वगैरह के लिए। तो उसके बाद की फीचर्स क्या है, इसके टर्नओवर हमारा यहाँ तक जा सकता है, टैक्स रेट इतना, ट्रेडर्स के लिए इतना, ये सब रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ITC नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज सेक्शन B, डिस्कस द शॉर्ट कमिंग, की शॉर्ट कमिंग क्या है। वही था कि कास्केडिंग इफेक्ट था हमारा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस था, नॉन यूनिफॉर्मिटी थी, बैरियर्स थे बहुत ज़्यादा, नैरो टैक्स स्पेस था, ये सब चीज़ें। डिस्कस इन डिटेल द पर्सन हु आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन लायबल हो सकता है।
सेक्शन 22-24 क्या बोलता है कि कौन लायबल हो सकता है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी होती है। देन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कितना है, देन पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, ये सब चीज़ें करता हो। देन उसके बाद ई कॉमर्स पर्सन, देन उसके बाद थर्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जिसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट से थोड़ा कम होता है, रजिस्ट्रेशन के यूनिक नंबर नहीं होता है उसके पास, ये सब चीज़ें। देन पर्सन मस्ट बी इंगेज इन, वो पर्सन इंगेज होना चाहिए इंटरस्टेट सप्लाई में, ई कॉमर्स में मैन्युफैक्चर करना चाहिए नॉन नोटिफाइड गुड्स को, इन सब चीज़ों को। देन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, मस्ट पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल देना चाहिए उसको। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ डिटर्मिनेशन of time of supply of goods forward charge, time of supply of reverse charge, time of supply forward charge क्या क्या है। सो अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, लाइबिलिटी पे जीएसटी अराइजेस टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप टाइम ऑफ सप्लाई है वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है। डेट ऑफ इशू इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एंड द थर्ड डे रिसीवमेंट, इसको यूज़ हो मतलब इसको रिसीव हो रहा होता है। देन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में जो यहाँ पे उसको इट्स द रिसिप्ट ऑफ टैक्स पे इंस्टेड ऑफ सप्लाई, सप्लायर नहीं पे करता है। और वहाँ पे रिसिप्ट ऑफ गुड्स द डेट ऑफ पेमेंट 30 डेज विच इज़ जो भी ज़्यादा अर्लियर होता है। ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से करा अपने प्रीवियस वीडियो में। अब पढ़ते हैं सेक्शन सी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इंटरस्टेट सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। सो इंटरस्टेट सप्लाई में द लोकेशन ऑफ सप्लाई द प्लेस आर इन टू डिफरेंट, जब दो डिफरेंट स्टेट्स में होती है। सो की फीचर्स क्या है, डिफरेंट स्टेट्स होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स हो सकता है, सप्लाई टू इकोनॉमिक जोन्स भी हो सकता है, एक्सटेंडेड भी हो सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट होता है ये कराना। एक्सप्लेन द वेरियस पेनल्टीज़, कौन कौन सी पेनल्टीज़ लगती है, इनवॉइस नहीं इशू करा है, फेल स्टेटमेंट है, इन क्लेम नहीं कर सकते हो, देन इसके तो मुझे भी याद हो गया ये। तो उसके बाद डिस्कस द प्रोसीजर फॉर सैंक्शन ऑफ रिफ़ंड के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे फाइल कर सकते हो। सो एप्लीकेशन लगती है, एक्नॉलेजमेंट लगती है, स्क्रूटिनी लगती है, देन प्रोविजनल रिफंड लगता है, लाइक जीरो रेटेड सप्लाई, ये सब चीज़ लगती है। देन फाइनल ऑर्डर बनता है, फिर एडजस्टमेंट होते हैं, फिर जो इंटरेस्टेड अगर आपको सेटिस्फाई होते हो तो हो जाते हो, फिर नहीं तो फिर आप अगेन ट्राई करते हो। तो उसके बाद व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन द क्रेडिट की जो हमने पहले रॉ मटेरियल पे टैक्स दे चुका है उसको फिनिश गुड में देने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद कंडीशंस फॉर अवेटिंग, देन टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनवॉइसेस होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड होनी चाहिए। देन सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट हक जाता है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल पे टैक्स दिया है, फिर उसके ऊपर और टैक्स देंगे तो कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है गुड्स एंड सर्विसेज। सो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा, नहीं भी आया होगा तो एक बार आप प्रॉपर पूरी वीडियो देख लीजिए दोबारा से, और मेरी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट वाली वीडियो है वो देख लेना, उसमें आधे चैप्टर नहीं है, कोई बात नहीं, इन वाले क्वेश्चन है वो चैप्टर कवर अप हो चुके हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार खुद से भी रीड करोगे वो खुद से भी आ जाएंगे, वैसे तो बहुत ईजी होने वाला है ये वाला भी। और अच्छे से याद रखना, न्यूमेरिकल्स आएंगे 50-50 की वेटेज में आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से तो 50-50 की वेटेज में आएंगे, बट कोई बात नहीं, थ्योरी करके जा रहे हो 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 थ्योरी के 2 प्रैक्टिकल के, थ्योरी करके जा रहे हो थ्योरी के करके आना, इट्स टोटली ओके। तो उसके बाद ऑल द वेरी बेस्ट। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक वीडियो और आएगी जहाँ पे हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी में बताए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर दीजिए, जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया है चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF वहीं जाने वाली है। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।